नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नीट शास्त्र के यूट्यूब चैनल पे, जिसका अभी उद्देश्य है फ्री क्रैश कोर्स कराना और आप लोगों को रैपिड रिवीजन कराना हर चैप्टर्स का। तो उसी को लेकर के हम लोग आए हैं यहाँ पे एक नए चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है एटम्स और न्यूक्लियाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं एटम्स और न्यूक्लियाई को, और उसके जो मेन टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, आगे आने वाले नीट में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। बेसिक्स तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग उसके जो मेन टॉपिक्स हैं, जो पोस्टुलेट्स वगैरह हैं, जो भी इस चैप्टर्स में, उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है एटम्स और न्यूक्लियाई। तो हम लोग शुरू करेंगे उसके बोर्स थ्योरम से। तो बोर्स थ्योरम ये था कि इन 1913 नील बोर्स इंट्रोड्यूस अ रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट, that is the quantum concept, to explain the stability of atom. He gives a simple statement that is old classic law which are applicable to bigger bodies cannot be directly applied to the subatomic particles such as electrons and protons. तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी लॉज हैं बिगर बॉडीज़ के लिए हैं, वो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, छोटे बॉडीज़ के लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं। तो उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे जिन्हें हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। तो उनका पहला पोस्टुलेट्स था कि एटम्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये एटम्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आप इसे काट करके आप इसे इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो भी एटम्स होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास एक ऑर्बिट बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। तो और दूसरा आपका पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, उसी सेल में मूव करेगा जिसका इंटीग्रल जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो h/2π के होगा, दैट इज mvr=nh/2π। जहाँ कि हम लोग देख सकते हैं n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे कि ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, इसी तरह से n का वैल्यू बदलते रहेगा ऑर्बिट के हिसाब से। और h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, r आपका रेडियस हो गया, जो रेडियस उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हो गया, और v जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से जो वो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव कर रही है, उसको वो v की वैल्यू होगी। तो इसी हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन jump from an stationary orbit to another stationary orbit. Electron in outer orbit have greater energy than those in inner orbit। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जंप कर सकता है एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में, और हर स्टेशनरी ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट होता है, उसका एक अपना स्पेशल एक एनर्जी लेवल होता है। तो हायर जो ऑर्बिट होता है उसका हायर एनर्जी लेवल होता है, और जो लोअर होता है, इनर ऑर्बिट होता है, उसका लोअर एनर्जी लेवल होता है। तो आप हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट को आप E2 मान सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसे देखते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखिए, ये जो प्लस का साइन है ये एक न्यूक्लियस है, ओके। ये जो प्लस का साइन है ये न्यूक्लियस है, और उसके बाद का ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो उसके एनर्जी लेवल को हमने E1, E2 और E3 से डोनेट किया है। तो इनर ऑर्बिट को हमने E1 बोल दिया, आउटर ऑर्बिट, उसके बाद वाले आउटर ऑर्बिट को हमने E2 बोल दिया, और उसके बाद वाले आउटर ऑर्बिट को हमने A3 बोल दिया, और ये बीच में न्यूक्लियस है। तो हम लोग इसके जो दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एक कांस्टेंट एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग h बोलते हैं, जो कि E2 - E1 इक्वल टू h है। जहाँ की E2 हायर एनर्जी लेवल है, E1 उसका लोअर एनर्जी लेवल है, और जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन है। तो इसे हम लोग v ना मान ले, वेलोसिटी ना मान ले, ये न्यू है जो फ्रीक्वेंसी है उस इलेक्ट्रॉन की। तो आगे देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स थ्योरम, जिसे कि हम लोग हाइड्रोजन, हम लोग ये भी बोलते हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग ये देख ले, ये हमने एक सेल बनाया, उसके अंदर एक हमने न्यूक्लियस डाला। तो ये जेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उसका जो एटॉमिक नंबर है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कभी भी जो डायरेक्शन होता है, मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा टेंजेंट की ओर होता है, और ये आर रेडियस है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका जो
आगे हम लोग इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले कुछ हम लोग को कुछ फॉर्मूलेज हम लोग को निकालने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये कोई भी जो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रही है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे चार्ज मूव कर रही है, यहाँ पे सेंटर पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वहाँ पे बनेगा और इसका एक और मूवमेंट के कारण ये बनेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो दोनों को हम लोग इक्वेट करके देख सकते हैं। तो आपका सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हो जाएगा mv²/r, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE/r²। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r जो है वो रेडियस है जिसमें जिस ऑर्बिट में वो जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है वो r है, और z जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इससे हम लोग यहाँ पे ये निकाल लिए कि जो mv²/r है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r² होगा। तो आगे देखिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस इज mvr=nh/2 पाई। तो हम लोग ये पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट ही था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो जिस भी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के होगा। तो मान लीजिए कि nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसलिए mvr=nh/2 पाई हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग अब इस फार्मूले को और जो पीछे हमने एक फार्मूला देखा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r² = mv²/r, इस दोनों फार्मूले से हम लोग आगे निकालने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को, जैसे कि वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पुट वैल्यू ऑफ mvr फ्रॉम 2 टू इक्वेशन 1। तो हम लोग इस जो mvr का जो वैल्यू है nh/2 पाई, उसको हम पहले जो हम लोगों ने ये निकाला था, ये फार्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r², इसमें पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² = nh/2 पाई v। तो इससे हम लोग v निकाल लेंगे, Z/n एप्सिलॉन नॉट वो E²/2 एप्सिलॉन नॉट h = ZN/v0। ये हम लोग E²/2 एप्सिलॉन नॉट h जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, ई भी इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो, और एप्सिलॉन नॉट भी आपका कांस्टेंट टर्म है, और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो तीनों ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग ने तीनों को मिला करके एक अलग सा कांस्टेंट टर्म बनाया है v0। तो v0 की जो वैल्यू होती है वो c/137 होती है, दैट इज इक्वल टू 2.2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और c की वैल्यू तो हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। तो v0/c को हम बता सकते हैं 1/137 टाइम। ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, इसे हम लोग फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं v0/c को। तो चलिए हम आगे देखते हैं पोस्टुलेट्स में आगे हम लोग क्या निकाले हैं। हम लोगों ने रेडियस निकाला है, किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस हम लोग कैसे निकालें। तो हम लोग ने पहले जान लिया कि ये होता है mvr = nh/2 पाई होता है, ये इक्वेशन से, और जो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया उस इक्वेशन को हम लोग मिला जुला कर एक नया इक्वेशन मतलब निकालेंगे, आर के लिए निकालेंगे। तो हम लोगों ने आगे पीछे निकाला है कि m × Z/n × E²/2 एप्सिलॉन नॉट h × r = nh/2 पाई है। हम लोगों ने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट किया तो उससे हमारा r निकल गया। r हमारा आया n²/z एप्सिलॉन नॉट h² पाई me² = n²/z r0। r0 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। हम लोगों ने r0 जो निकाला है वो एक कांस्टेंट टर्म है, वो e एप्सिलॉन नॉट h² पाई me² के जगह पर आया है, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स थे। तो हम इसे r0 को लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट टर्म है जिसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है, तो हम इसे मतलब एक राउंड फिगर में 0.5 एंगस्ट्रॉन भी दे करके
किसी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं और हद तक सही होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग हमेशा याद रखें, ताकि हमें आगे जो भी क्वेश्चन है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट आने में हमें मदद मिले। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी चीज़ का टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो हमने पीछे देखा था कि mvr इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2π था, और हमने कुछ फार्मूले निकाले थे उस हिसाब से। तो हम लोग उसी फार्मूले को पुट करेंगे, एक दूसरे में पुट करेंगे, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा 1/2 mv² इक्वल टू Ze²/8πε0r आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 1/4πε0 Ze। अब माइनस ई आएगा, माइनस ई यहाँ पे एक्चुअल चार्ज जो है वो आएगा, और बाई आर आएगा, इक्वल टू -2k ही हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2k ही हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ई इक्वल टू हो जाएगा Z²/n² माइनस ऑफ m e⁻⁴/8ε0² दैट इज इक्वल टू Z²/n²ε0। और ε0 का एक फिक्स वैल्यू होता है, दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको बताया, आप उसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप डायरेक्टली आप उस चीज़ को पुट करें और आपका जो क्वेश्चंस है वो आसानी से बनते जाए। तो हम लोग आगे जो पोस्टुलेट से हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला है वो हम लोग देख लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसी भी nth ऑर्बिट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग t इक्वल टू 2πr/वेलोसिटी होता है, मतलब कि हमें पता है कि टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है। तो एक ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, मतलब सरकमफेरेंस होता है, वो 2πr होता है। वेलोसिटी v, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। तो उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे कि t इक्वल टू 2πr/v डैट इज इक्वल टू n³/z² और यहाँ पे t0 एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। t0 इक्वल टू 1.51 × 10⁻⁻14 सेकेंड। और आगे का पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं B से, और B प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू V/r², दैट गिव्स B प्रोपोर्शनल टू Z/n इंटू Z/n² का होल स्क्वायर, दैट इज़ B प्रोपोर्शनल टू Z³/n⁴। तो इतना हम लोगों ने जान लिया कि बोर्स थ्योरम के हिसाब से हमने क्या क्या निकाला। हमने वेलोसिटी निकाला, हमने रेडियस निकाला। वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इक्वल टू Z/n v0 का एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज़ 2.2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो सीधा हम लोग निकाल सकते हैं Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। और उसके बाद हमने निकाला रेडियस होता है n²/z इंटू r0 का भी एक फिक्स वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉन। अब आप एंगस्ट्रॉन को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। n यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट हमने देखा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी होता है। तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी हुआ। और काइनेटिक एनर्जी होता है Z²/n² इंटू माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस काइनेटिक एनर्जी था इसलिए माइनस ऑफ me⁻⁴/8ε0²/h² दैट इज इक्वल टू Z²/n²ε0। नेक्स्ट हमने देखा टाइम पीरियड कैसे निकाले। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो वो भी हमने देख लिया कि t इक्वल टू n³/z² t0, और t0 का वैल्यू था 1.51 × 10⁻⁻14 सेकेंड। नेक्स्ट हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू V/r² प्रोपोर्शनल टू Z/n इंटू Z/n² का होल स्क्वायर, दैट इज B प्रोपोर्शनल टू Z³/n⁴।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो हम लोग जाने कि वेवलेंथ जो होता है 1/λ होता है इक्वल टू वी बार हम लोग वेवलेंथ को वी बार से डोनेट करते हैं, इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे जेड आपका एटॉमिक नंबर है, n1 आपका लोअर ऑर्बिट है, n2 आपका अपर ऑर्बिट है। तो हम लोग 1 लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1 हायर ऑर्बिट स्क्वायर, वेयर वी बार इक्वल वेव नंबर, आर इक्वल टू रेजबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1/912 पर एंगस्ट्रॉन। तो धन्यवाद दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे और जो भी फार्मूले बताए गए हैं उसे आप लोग ध्यान में रखें, और आप लोग पहले क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ें। उसमें जिस फार्मूले की बात की गई है आप उस फार्मूले को गिवन में ला करके आप उसे पुट करें, उसके बाद आप बनाएं। धन्यवाद।